गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम अभी तक जो भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, आई होप उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए। और जो भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली ये वीडियो नहीं देखी है, जो भी पिछली मेरे कोई लेक्चर स्किप कर चुके हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आप मेरी उन सारी प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। क्योंकि आपकी कोई भी प्रीवियस अगर वीडियो छूट गई है तो यहाँ का कंसेप्ट आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपने प्रीवियस मेरी कोई वीडियो स्किप करी है तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज सेक्शन 39 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो सेक्शंस हैं वो बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स या जो भी जंगली जानवर हैं या जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं उनके ट्रेड या उनसे निकलने वाले जो भी आर्टिकल्स हैं उनके ट्रेड के ऊपर फोकस करता है। यानी कि जो भी जैसे जानवरों के फ़र हैं या जानवरों के जो दांत वगैरह हैं, तो जो भी जानवरों से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जानवरों के फ़र हो गए या खाल हो गए या उनके जो भी उनकी बोन्स वगैरह हो गई, तो इस तरह के जो आर्टिकल्स जो वाइल्ड एनिमल से बनते हैं या जो वाइल्ड एनिमल से डिराइव होते हैं, उनके ट्रेड के ऊपर क्या कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अब देखिए क्या कहा गया है कि अगर इसको एक शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो भी वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल से निकलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग के ऊपर अब बैन लग चुका है। ठीक है, तो आप किसी जानवर की कोई खाल नहीं बेच सकते या किसी जानवर के बोन्स नहीं बेच सकते या उसके जो हेड वाले हिस्से की आप ट्रॉफ़ी नहीं बना सकते। तो इस तरह की चीज़ों पे अब बैन लग चुका है। तो सेक्शन 39 क्या कहता है? वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज़, आइवरी एंड आइवरी आर्टिकल्स, वेपन, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर हंटिंग शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ हंटिंग। कि जो भी जंगली जानवर हैं या उन जंगली जानवरों से बनने वाले जो भी आर्टिकल्स हैं, ट्रॉफ़ीज़ का मतलब यहाँ पे प्राइज़ मत समझिएगा, ठीक है। ट्रॉफ़ी का मतलब है जो किसी भी एनिमल के हेड को उसको कट करके उससे जो एक डेकोरेटिव पीस बनाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में कि एक किसी एनिमल के सर को कट करके उसको दीवार पे लगाया जाता है एज अ डेकोरेशन, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे ट्रॉफ़ी। ठीक है, तो किसी भी एनिमल का अगर आप सर उसका कट करके उसको दीवार में सजाने के लिए आपने एक डेकोरेटिव पीस बना रखा है तो वो भी नहीं आप कर सकते अब, ठीक है। आइवरी एंड आइवरी आर्टिकल, आइवरी यानी कि हाथियों के दांत, तो हाथियों के दांत या हाथियों के दांत से बनने वाला कोई भी सामान अब उसके ऊपर भी बैन लग चुका है। वेपन्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर हंटिंग, जो भी हथियार इस्तेमाल होता है हंटिंग के लिए, कोई व्हीकल इस्तेमाल होता है या कोई भी अन्य कोई इक्विपमेंट अगर यूज़ होता है हंटिंग के लिए, शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ हंटिंग। तो वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन हंटिंग कहाँ हुई है। नेशनल पार्क के केस में यूनियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी और सेंचुरी के केस में स्टेट गवर्नमेंट की। मतलब अगर कोई भी आदमी हंटिंग करता है और हंटिंग के बाद अगर अथॉरिटीज़ उसका ये सामान अगर ज़ब्त कर लेती हैं तो ये सारी चीज़ें फिर यूनियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ पे हंटिंग करी है, ठीक है। एनी पर्सन हु इज़ इन पोजेशन ऑफ एनी आइटम मैंशनड इन सेक्शन 39 शैल विद इन 30 days डिक्लेयर द पोजेशन ऑफ अबव टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन or any other officer, such person cannot retain or transfer such things। कि अगर आपके पास ये एक्ट लागू हो चुका है, ठीक है, इस एक्ट के लागू होने के बाद आप एक अगर ऐसे पर्सन हो कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, आपके पास कोई वाइल्ड एनिमल आपने कैप्टिव रखा हुआ है, ठीक है, उसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, या आपके पास कोई एनिमल का फर है, ठीक है, उसकी कोई खाल है या उसके कोई दांत या उसके बोन से बना हुआ कोई भी सामान है, तो आपको 30 दिन के भीतर
अपना पोजीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये चीज़ कि आपके पास इस तरह की जो चीज़ें मेंशन करी गई थी सेक्शन 39 में, ठीक है, यहाँ पे ये जो जो भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जो भी आइटम्स मेंशन करे गए हैं, उसमें से कोई एक चीज़ आपके पास है, तो 30 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट देनी होगी। किसको? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या किसी भी अन्य ऑफिसर को, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका केस है। तो आपको 30 दिन के भीतर आपको इस चीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ, आपके पास इस तरह का कोई भी आर्टिकल है। सच पर्सन कैन नॉट रिटेन और ट्रांसफ़र सच थिंग्स। तो ऐसा पर्सन या तो ना तो उस चीज़ को रिटेन कर सकता है, रिटेन मतलब अपने पास रोक के रख सकता है, ठीक है। अगर आपके पास हाथी दांत हैं या आपके पास जैसे कोई जानवर का कोई फ़र है, तो उस जानवर के फ़र को या उस हाथी दांत को आप अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकते या किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे बाय सेल के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है या गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर आप उसको रेंट पे दे रहे हो, तो किसी भी तरह से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उस किसी भी अन्य पर्सन को, ना आप खुद रखोगे ना दूसरों को दोगे, आप सीधा उसको गवर्नमेंट के पोजेशन में दे दोगे, आप उसको गवर्नमेंट की कस्टडी में दे दोगे, ठीक है। गवर्नमेंट उसे कस्टडी में ले लेगी, आप उसको आगे कहीं सेल नहीं करेंगे उसकी। नो पर्सन आफ्टर दिस एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल कैन डील इन वाइल्ड एनिमल्स और एनिमल आर्टिकल। तो इस एक्ट के एप्लीकेबल हो जाने के बाद, इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद कोई भी पर्सन ना ही वाइल्ड एनिमल्स में डील कर सकता है। वाइल्ड एनिमल में डील करने का मतलब ना ही वो कोई जानवरों को कैप्टिव बना के, ठीक है, उन जानवरों को बंदी बना के आगे बेच नहीं सकता, या एनिमल से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है जैसे आइवरी है, हाथियों के दांत हैं, या कोई इस तरह से कोई फ़र है, कोई बोन्स है जानवर की, वो आप उसमें आप डील नहीं कर सकते। तो इनको बाइंग या सेलिंग करने का कोई बिज़नेस आप नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग करते हो तो इससे रिलेटेड आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो इसको आपने सेक्शन 49B में क्या कह दिया कि पूरी तरह से ये अब प्रोहिबिटेड है। अब चलिए कुछ केस लॉज हम देखते हैं। तो सबसे पहला केस लॉ है त्रिलोक बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका साइटेशन आप देख पा रहे होंगे। तो इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। जो पेटिशनर था इस केस में, वो सेंट्री ड्यूटी पे था चांगलाई कैंप में। सेंट्री मतलब एक आर्मी में यूज़ होने वाला टर्म है, इसका मतलब गार्ड जिसे कहते हो, ठीक है। जो गार्ड की ड्यूटी देता है उसको सेंट्री भी बोला जाता है। तो गार्ड की ड्यूटी वो दे रहे थे। अ टाइगर केम वेरी क्लोज टू द कैंप। तो उनके कैंप के बहुत ही पास एक टाइगर आ गया था और पेटिशनर ने अपने कमांडर के ऑर्डर पे, अपने कमांडर के आदेश के अनुसार 2 वार्निंग शॉट फायर करे, ठीक है। तो टाइगर उनके कैंप के बेहद नज़दीक आ गया था, तो उसको डराने के लिए, ताकि वो भाग जाए, उसने 2 वार्निंग शॉट फायर करे अपने वेपन से। तो टाइगर ने क्या करा, वो पेटिशनर पे अटैक करने के लिए उसने दौड़ लगा दी, ठीक है। उसने पेटिशनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी और पेटिशनर ने अपने सर्विस वेपन से गोलियां चलाई और उससे वो टाइगर मर गया। तो ये चीज़ फिर इस केस में इशू बनी थी कि जो पेटिशनर ने टाइगर को मारा है वो हंटिंग है, तो उसके लिए उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही एक मेन इशू था कि क्या इसको हंटिंग माना जाएगा या फिर ये माना जाएगा कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब करा, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट पेटिशनर हैज़ एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है, उसने सेल्फ डिफेंस में काम करा है। और टाइगर जो है वो एक फेरोशियस एनिमल होता है, डेंजरस एनिमल होता है। तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली हरकत करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या है, टाइगर जो है वो बहुत ही फास्ट एनिमल होता है और बहुत डेंजरस होता है। आपने अगर एक्शन नहीं लिया तो आप खुद मारे जाएंगे। तो पेटिशनर ने जो है गुड फेथ में अपनी एक लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए उसने गोली चलाई थी, उसका मारने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है। क्योंकि पहले उसने वार्निंग शॉट फायर करे ये सोच के कि टाइगर चला जाएगा, बट उसी टाइगर ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने वेपन से फिर कुछ शॉट्स फायर करे जिसकी वजह से वो टाइगर मर गया। तो पेटिशनर ने गुड फेथ में ये सब करा, उसने जानबूझ के
उसका कोई इंटेंशन नहीं था उस टाइगर को मारने का। सो इट वॉज हेल्ड दैट पटिशनर इज़ नॉट गिल्टी। तो इसी की वजह से ये चीज़ कोर्ट ने कही कि यहाँ पे पटिशनर को गिल्टी नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद दूसरा केस है चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर वर्सेस निसार खान। इसका आप साइटेशन नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब इस केस में जो मेन फैक्ट्स जो थे कि अगर आप किसी जानवर को अगर ट्रैप करते हो, ट्रैप करने का मतलब है कि आप उसको सिर्फ बंदी बना रहे हो, आप उसको मार नहीं रहे हो। कि आप सपोज़ करो कि कोई ऐसा जाल बिछा रहे हो जिससे कोई जानवर उस जाल में उस किसी पिंजरे में बंद हो जाए और बाद में आप उस जानवर को एज इट इज़ सेल कर दे रहे हो, आप उस जानवर को एज इट इज़ जो है बेच दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या था, जो एक्यूज्ड व्यक्ति था, जो एक्यूज्ड पर्सन था, वो कैप्टिव बर्ड्स को बेचा करता था। मतलब जो बर्ड्स हैं उनको पिंजरे में बंद करके वो बेचा करता था। आपने देखा होगा कई बार कि बर्ड्स जो होती हैं उनको पिंजरे में बंद करके कुछ लोग बेचते हैं। तो एक्यूज्ड क्या करता था, वो ट्रैप्स लगाया करता था जंगलों में जाके वो कुछ ऐसे जाल बिछाया करता था जिससे जो बर्ड्स हैं वो उसके पिंजरे में आके बंद हो जाएं। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठा था कि ट्रैपिंग हंटिंग में आता है या नहीं आता है। कि किसी जानवर को आप ट्रैप कर रहे हो, ठीक है, हंटिंग की जो डेफिनेशन है उसमें क्या ट्रैपिंग को भी इंक्लूड करा जा सकता है। आप जानवर को मार नहीं रहे हो, बेसिकली आप किसी जानवर को हर्ट नहीं कर रहे हो, उसके कोई बॉडी के ऑर्गन्स नहीं निकाल रहे हो या उसके अंडे आप नहीं निकाल रहे हो। आप सिर्फ उस जानवर को एज इट इज़ अलाइव आप उसको ट्रैप कर रहे हो, उसको कैप्टिव बना रहे हो ताकि आप उसको एज इट इज़ आगे जाके उसको सेल ऑफ कर सकें। तो यहाँ पे इशू यही है कि क्या ट्रैप करना किसी जानवर को, क्या ये हंटिंग की डेफिनेशन में आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, It was held by the Honorable Supreme Court that trapping is also included in the ambit of hunting and is punishable if done without the approval of Chief Wildlife Warden। तो इसमें ये चीज़ कही गई कि ट्रैपिंग भी हंटिंग में आता है, ठीक है। हंटिंग की जो परिभाषा है, जो हंटिंग की जो डेफिनेशन है, जो हमने पिछले वीडियो में हंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें मैंने एक टर्म यूज़ करा था बेटिंग, ठीक है। बेट करने का मतलब क्या होता है, बेट मतलब जिसे कहते हैं चारा, कि आप चारा डाल रहे हो किसी को फंसाने के लिए, किसी जानवर को फंसाने के लिए जब चारा डालते हो तो उसको बेटिंग कहा जाता है। तो ट्रैपिंग भी उसी वजह से ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी एक हंटिंग में आएगा। हंटिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जानवर को मार ही रहे हो, जानवर को मारना हमेशा हंटिंग नहीं होता। अगर आप उसको कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, उसको कैप्चर करके आगे आप उसको सेल कर रहे हो, आगे आप बेच रहे हो उसे, तो वो भी हंटिंग की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन के बिना, CWW के परमिशन के बिना अगर आपने ये एक्टिविटी करी है तो वो पनिशेबल हो जाएगी। तो ट्रैपिंग भी हंटिंग की परिभाषा के अंदर आता है, उसी की कैटेगरी में आता है। अब तीसरा केस है IR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इस केस में सवाल ये उठा था कि हमने हंटिंग के केस में पढ़ा था कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी जानवर को अगर आपको हंट करना पड़ता है, कि आपको सेल्फ डिफेंस में अगर अपने बचाव में आपको किसी जानवर को मारना पड़ा तो फिर आपको एक्सक्यूज़ कर दिया जाएगा। वो आप एक एज अ लीगल डिफेंस आप ले सकते हो कि आप मारना नहीं चाहते थे, आपने गुड फेथ में एक्ट करते हुए अपनी लाइफ के लिए आपने उसको मारा है, उस जानवर को मारा है। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे इस केस में जो पटिशनर थे वो लैंड ओनर्स थे जो कि तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में रहते थे। तो उनका ये कहना था कि जो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी के लिए एक थ्रेट बन रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनके क्रॉप्स के लिए, कि वाइल्ड एनिमल्स आके उनके क्रॉप्स और उनकी प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Hence they stated that they be allowed to hunt these animal for the defense of their property, कि वो अपने प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए, अपने एक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो उनको हंटिंग की परमिशन दे दी जाए। उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में मारना जो है वो लीगल है, तो इसलिए हमें अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए हमें मारने की परमिशन दी जाए। तो अब इसमें क्या कहा था
कोर्ट ने, द राइट ऑफ डिफेंस अराइज ओनली व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ। अब राइट टू डिफेंस आपके पास कब आता है? राइट टू डिफेंस आपके पास तब आएगा जब आपकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेट है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई थ्रेट है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई थ्रेट है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस जानवर को मारें, ठीक है। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप जहाँ पे आपकी जो भी अगर आपके फार्म हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स की बात हो रही है तो फार्म होगा यहाँ पे, तो फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप दीवार बना सकते हो, आप कोई पेरीमीटर बना सकते हो, फेंसिंग कर सकते हो, या और भी कई तरीके हैं प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मारना ही पड़े, ठीक है। कई बार चलो लाइफ की सिचुएशन है तो कई बार आपको जानवर को मारना पड़ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने तेज़ी से रिएक्ट नहीं करा तो जानवर आपको मार देगा। तो ऐसे में आपके पास रिएक्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती अपनी लाइफ को बचाने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप पेरीमीटर बना सकते हो, आप फेंसिंग कर सकते हो, दीवार बना सकते हो। तो उसके लिए यही एक इकलौता रास्ता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई थी, ये कहते हुए कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी और भी तरीके किए जा सकते हैं। जहाँ तक हंटिंग का सवाल है वो तो तभी अलाउ होगा जब आपकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेट आ रहा है तब। अब तीसरा केस है सुखदेव सिंह रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब पेटिशनर का यहाँ पे भी क्लेम कुछ ऐसे ही था कि जो वाइल्ड बोर्स हैं, जो जंगली सुअर हैं, वो उसके क्रॉप्स को ख़राब कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ था कि इस एक्ट के 1991 अमेंडमेंट से पहले स्टेट हैड द पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एनिमल्स एज वर्मिन। वर्मिन कैन बी हंटेड विदाउट अप्रूवल। कि 1991 के अमेंडमेंट से पहले स्टेट के पास पावर थी किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर करने की। अब वर्मिन क्या होता है? वर्मिन मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आपकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जानवर जैसे नील गाय होते हैं या जंगली सुअर हैं या छछूंदर हैं, कुछ ऐसे जानवर जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं या आपके किसी भी तरह से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे जानवरों को वर्मिन कहा जाता है, ठीक है। नील गाय हैं या जंगली सुअर हैं। और वर्मिन जो होता है उसको आप बिना किसी अप्रूवल के या बिना किसी परमिट के आप इनको हंट कर सकते हो। कि अगर आपको किसी वर्मिन की कैटेगरी में अगर वो जानवर आता है, ठीक है, जैसे नील गाय हैं या जंगली सुअर हैं, तो इनको आप बिना किसी इजाज़त के या बिना किसी परमिशन के आप इनको हंट कर सकते हैं। तो पहले क्या था, स्टेट के पास पावर थी ये डिसाइड करने की कि कोई पर्टिकुलर एनिमल इस वर्मिन की कैटेगरी में आता है कि नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल इस वर्मिन की कैटेगरी में आता है तो फिर उसको आप हंट कर सकते हो बिना परमिशन के। आफ्टर द अमेंडमेंट द सेंटर हैड द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वर्मिन सर्टेन एनिमल एज वर्मिन। कि उसके बाद क्या है कि अब वार्मिन डिक्लेयर करने की पावर अब सेंटर के पास आ गई थी। अब सेंटर ये चीज़ डिसाइड करेगा कि हाँ ये जानवर जो हैं ये वार्मिन की कैटेगरी में आते हैं और इनका शिकार किया जा सकता है बिना किसी परमिशन के या बिना किसी अप्रूवल के। तो इनका आप शिकार कर सकते हो विदाउट एनी अप्रूवल। तो अब इस केस में क्या कहा गया था, अब एक मिनट सॉरी, तो पेटिशनर ने क्या एलेज करा था कि ऐसा करके स्टेट की अथॉरिटी को ख़त्म किया गया है या स्टेट के पावर को ओवरराइड करा गया गलत तरीके से। तो अब इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सेंटर के पास अथॉरिटी है वाइल्ड लाइफ के ऊपर लॉज बनाने की, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। वाइल्ड लाइफ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसलिए सेंटर के पास पूरी अथॉरिटी है, वो भी लॉज इनेक्ट कर सकता है वाइल्ड लाइफ के मैटर से रिलेटेड। इसी वजह से पटिशन को डिसमिस कर दिया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स आपके अभी भी ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो एक बार
इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कोई भी मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपने स्किप कर दिया है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।